तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं, कुछ समय बाद आपको कोडिंग भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम पढ़ाने के वाले हैं आपको, आज हम पढ़ाने वाले हैं एल्गोरिदम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स के बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे, ताकि आप क्या करोगे ना, कोडिंग बनाने से पहले की जो एक स्टेप होती है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से करने लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, एल्गोरिदम क्या होता है। भाई एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिया था जो था एक रेसिपी बुक का। रेसिपी बुक होता है खाने की कोई आइटम, जैसे डिश कहते हैं, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करते हैं और हमारी एक कुछ कोई खाने की डिश तैयार हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मटर पनीर बनाना है, उसको बनाने की कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले मटर पनीर लाना पड़ता है, फिर टमाटर और लहसुन पर प्याज, इन सबका जूस बना के, बेसिकली ग्रेवी बना के, और ये स्टेप्स फॉलो कर करके आपको लास्ट में क्या मिलेगा, एक बहुत ही स्वादिष्ट मटर पनीर की सब्जी मिलेगी। ठीक है भैया, ये तो हुआ रियल लाइफ एग्जांपल। कोडिंग के अंदर क्या होता है, कोडिंग के अंदर जब हम कोडिंग करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। भैया कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। प्रॉब्लम जैसे कि भैया मान लो कोई ऐप बनाना हुआ, कोई वेबसाइट बनानी हुई, कोई गेम बनाना हुआ, इन सबको बनाने, ये क्या है, प्रॉब्लम है, ये यूजर की प्रॉब्लम है, इसका एक सॉल्यूशन है जो कि काय से निकलेगा, कोडिंग से निकलेगा। अब उस सॉल्यूशन के लिए हमें कोड करना पड़ेगा, और कोड करने से पहले हमको कोडिंग की करनी होगी मैपिंग, मतलब प्री प्लानिंग, एक प्लानिंग करनी होगी। उसी प्लानिंग का एक पार्ट होता है एल्गोरिदम को बनाना। ठीक है भाई, तो उस कोडिंग का अगर हम रेसिपी बुक लिखें कोडिंग करने से पहले, तो उसको बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है भाई, आया समझ में ये चीज? ठीक है, मैंने एक बार पॉइंट दोबारा ये वाला लिख दिया यहाँ पे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो कि यूज किया जाता है बनाने के लिए, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम का यूज करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? नहीं आया तो भाई और क्या ही है यार, नीचे कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है आपके लिए। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब एक बात और सुनो, एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, बेसिकली उसका एक फीचर होता है। क्या होता है? एल्गोरिदम या फिर कोई एक कोड जो कि हम बनाने वाले हैं, वो एक फिक्स, एक फाइनाइट स्टेप पर फिनिश हो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, अगर आपका एल्गोरिदम किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे जाके एंड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपका कोड भी ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि कोडिंग की जो मैपिंग है वो एल्गोरिदम है ना, जो एल्गोरिदम बोलेगी वही हम कोड के अंदर करेंगे। अगर कोड, तुम्हारा एल्गोरिदम कहीं एक किसी स्टेप पे जाके एंड नहीं हो रहा या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, हमारा जो कोड होगा वो भी एज इट इज बिहेवियर करेगा, वो भी किसी स्टेप पे जाके एंड नहीं होगा और लूप में फंस जाएगा। लूप में फंस जाएगा तो क्या होगा, लूप में फंस जाएगा या फिर इनफाइनाइट टाइम चलता रह जाएगा। तो उससे क्या होगा भैया, मेमोरी लॉस होगी। ठीक है, ठीक है, सर्वर लॉस हो जाते हैं हमारे, ठीक है, और हार्डवेयर लॉसेस जितने भी होते हैं वो इस कारण से हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको हमारा एल्गोरिदम, हमारी मैपिंग ही ऐसी बनानी पड़ेगी, ताकि क्या होगा भैया, हमारा जो एक्चुअल कोड है ना वो भी इफेक्ट ना हो। जैसे इसका एक एग्जांपल रियल लाइफ में, अगर मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे मैपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ताकि इससे पता चले कौन सी दीवार कहां लगानी है, कौन सा पिलर कहां लगाना है। भैया मेरा मार्कर नहीं गिरा ना तो उस दिन लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो कहां पर दीवार, कहां पर अपन को पिलर खड़ा करना है, ये चीज की हम मैपिंग करते हैं पहले। अब अगर हम मैपिंग सही से नहीं करेंगे, हमारा मैपिंग जो करने का प्रोसीजर होगा वो सही नहीं होगा, तो उस हिसाब से ही बिल्डिंग बनेगी ना। बिल्डिंग भी वैसी बनेगी खराब खराब, अगर मैपिंग सही नहीं हुई। ऐसे ही अगर आपका कोड किसी फाइनाइट स्टेप पे एंड नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता, तो जो एक्चुअल कोड होगा उसका भी सेम बिहेवियर होगा और वहां पर लॉस होने का पूरा चांसेस है। ठीक है भाई, ये स्टेप भी, ये लाइन भी वही कहती है। ठीक है, ठीक। एक बात और सुनो मेरी बात। एक बात और क्या है, जो हमारे एल्गोरिदम के स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स को फॉलो करके हम कोड बनाने वाले हैं, ठीक है, उस स्टेप को पहले हम क्या करते हैं, पेपर पे लिखते हैं कि फर्स्ट स्टेप दिस, फर्स्ट सेकंड स्टेप दिस, थर्ड स्टेप दिस। हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। अनएम्बिग्यूअस, अब देखो क्लियर का मतलब तो आप समझ गए भैया, स्पष्ट होना चाहिए एकदम। ठीक है, अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि आपकी हर एक लाइन का एक स्पेसिफिक, एक यूनिक मतलब होना चाहिए। यूनिक मतलब का मतलब क्या है, आप अपने कॉलेज की आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप आइडेंटिटी कार्ड पहनते हो तो आप अपने क्लास का एक यूनिक इंसान हो। ठीक है, आपके जैसा कोई एक दूसरा बंदा शायद नहीं होगा आपकी क्लास के अंदर। नाम हो सकता है सेम हो, ठीक है, और आप बोलोगे भैया सरनेम भी सेम हो सकता है। ठीक, पापा का नाम भी सेम ही होगा। मान लो एक दो बंदे, उनके पापा का नाम, उनका सरनेम, उनका नाम सेम है।
ठीक है, उनका नाम भी सेम है, पापा का नाम भी सेम है, पर उसकी कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ऐसे ही हर एक स्टेप की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। इसका इसका मतलब फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? जैसे मान लो मैंने एल्गोरिथम में 2 लाइन लिखी, उन दोनों लाइन का मतलब सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोड के अंदर भी सेम वही बात जाने वाली है कि भैया 2 लाइन है, उन दोनों का लाइन का मतलब सेम है। तो कंपाइलर जो हमारा कोड को रीड करने वाला है, जो रेंडर करने वाला है, वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा, और वो कंफ्यूज नहीं होना चाहता। अगर वो कंफ्यूज हो जाएगा तो कोड को हमारे डिस्ट्रॉय कर देगा, बेसिकली कोड वर्क नहीं करेगा अच्छे से। इसलिए क्या करते हैं, हम अपनी जो मैपिंग करते हैं उसी को सही बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कोड अच्छा बने। ठीक है, अनएम्बिगुअस का मतलब होता है भैया यूनिक मतलब होना चाहिए हर लाइन का। ठीक है, स्पष्ट बेसिकली इसको कहते हैं, स्पष्ट होना। ठीक है, अनएम्बिगुअस का मतलब ये होता है भाई। ठीक है भाई, आया समझ में? ठीक, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, सबसे पहली लाइन थी कि हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है कोड, उससे पहले जो करते हैं क्या, एल्गोरिथम का प्रोसेस। लास्ट लाइन में उसी बारे में लिखी है कि एल्गोरिथम हेल्प द आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग द लॉजिकल सॉल्यूशन बिफोर द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब लॉजिकल सॉल्यूशन क्या है भैया, मैंने वही बोला ना कि अगर कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको एक लॉजिकल ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस का ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन, और अच्छे स्पेसिफिक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाओगे तो साइन, कोसाइन, ठीक है, टेन और फैक्टोरियल, ये सारे क्या आपको लॉजिकल ऑपरेशन करने पड़ेंगे। इन लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए हमारी एल्गोरिथम भी लॉजिकल होनी चाहिए, क्योंकि कोड तो उसी को रिफ्लेक्ट करेगा ना हमारी एल्गोरिथम को, है ना जी? ठीक है जी, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? है भाई, कोई डाउट है क्या? क्योंकि भाई साहब क्या होता है ना, ये जो कहानी है ना, ये क्वेश्चन इस कहानी पे बेस्ड है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही थ्योरी से आता है। ठीक है, ना तो यहां पर कोई लॉजिक वाली बात है कि हमको भैया लॉजिक समझा दो, और ना तो यहां पर कोई रटने वाली बात है। इस चीज को समझ जाओगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में अच्छा लगेगा आपको, कि भैया स्टेप आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 लाइन याद रखनी, एक ये याद रखनी, एक ये याद रखनी, उसके बाद बाकी, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली। ठीक है, एक आपको इसमें मैं आपको मोटा मोटी बता दूंगा, अगर एग्जाम में आ जाएगा उससे पहले आपको क्या क्या, बस 2 पॉइंट याद रखना, एक ये वाला याद रखना और एक ये वाला याद रखना। ठीक है भाई, ठीक, ये दोनों पॉइंट ही इस सारी की पूरी पूरी इसकी समरी कर देते हैं कि क्या भैया एल्गोरिथम जो है वो लॉजिकल सॉल्यूशन है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन से पहले का वो क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए, बाकी और भी किसी लाइन का एक स्पेसिफिक मतलब एक कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये दोनों लाइन का ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इन्हीं दोनों चीजों से एरर आती है। ठीक है, अब ये टर्मिनेशन वाली बात यही है कि भाई अगर आप कहीं लिखोगे तो टर्मिनेट करवाना कोशिश करोगे, क्योंकि कोड भी अपना इतना इनफिनिट टाइम वर्क नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद वो आपको हार्डवेयर इश्यूज देने लगेगा। ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम 3 लिख के लाया हूं मैं। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके उस पिछली वाली स्लाइड्स में मैंने आपको बता दी, जैसे टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है, अनएम्बिगियस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, और भी मैंने बोला कि भैया दूसरा मतलब नहीं होना चाहिए हमारी एल्गोरिथम का, वही मैंने अनएम्बिगियस का मतलब होता है कि आपके एक लाइन का कोई और दूसरा मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम लाइन का मतलब दो अलग अलग नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने अगर मान लो लिख दिया ए एप्पल, ठीक है, एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल लिख दिया, तो एप्पल का 2 मतलब हो जाते हैं अपने पास, एक तो भैया फोन हो जाता है और एक फ्रूट हो जाता है। ठीक है, एक फ्रूट होता है और एप्पल होता है। यहां पर ये चीज क्या हो गई, ये अनएम्बिगियस हो गई, या मतलब एम्बिगियस हो गई, सॉरी, ये क्या, ये वर्ड क्या हो गया, एक एम्बिगियस वर्ड हो गया। क्या हो गया भैया, इसके ना 2 मतलब हो सकते हैं, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई एप्पल दे दो। ठीक है, अब यहां पर आप किसी आईफोन के शोरूम में जाके बोलोगे तब भैया इसका मतलब अलग है, और अगर किसी ठेले वाले के पास, किसी फ्रूट सेलर के पास, एक फ्रूट वेंडर के पास जाओगे तो वहां पर इसका मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसी चीजों को कहते हैं भैया एम्बिगियस वर्ड। ये है क्या वर्ड है, एम्बिगियस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके कोड के अंदर कि भैया 2 मतलब आ रहे हैं एक लाइन के। ठीक है भाई, तो ये वही लाइन है कि एब्सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी अपनी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने पिछली साइड में बताई थी कि ईच स्टेप्स आर क्लियर एंड डिफाइंड। भैया डिफाइंड होना चाहिए, आपको आपके कोई भी स्टेप कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने चाहिए भैया। ठीक ठीक, एक और मैंने पहले पिछली स्लाइड में बताया था, जो कि मैंने बोला था ना कि प्रॉपर्टीज पिछली स्लाइड से ही आई हैं, बस मैंने आपको थोड़ा सा अलग लिख दिया है। फाइनाइटनेस मैंने बताया था कि आपका कोड किसी एक फाइनाइट स्टेप के बाद टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना चाहिए, कुछ स्टेप से बाद वो कोड जो है, जो एल्गोरिदम है, वो एंड हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, यही बात यहां पर लिखी हुई है। अब आप भैया थोड़ा सा रीड क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं समझा रहा हूं आपको, और समझाने के बाद आपको बता देता हूं कि भैया ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, इसका रीजन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है।
ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड और डिफाइंड सीक्वेंस, मैंने बताया था कि एल्गोरिदम का जो नेचर ही होता है वो होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होने चाहिए और वेल डिफाइंड। भैया वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब आप समझते हो, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं पहले अपन, ठीक। इज वेल डिफाइंड और स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड और डिफाइंड सीक्वेंस का मतलब क्या है? डिफाइंड सीक्वेंस का मतलब ये है, जैसे मान लो आप बाइक चलाते हो तो उसमें क्या होता है, पहला बाइक स्टार्ट करते हो, फिर फर्स्ट गियर डालते हो, फिर सेकंड डालते हो, फिर थर्ड डालते हो, फिर फोर्थ डालते हो, फिर फिफ्थ डालते हो, और 5 गियर की गाड़ी है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सीधे चौथा गियर डाल देते हो। वो बात अलग है, कोई बैठे बैठे कट एक साथ 4 डाल दे। पहला जीर न्यूट्रल से 1 जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी, डायरेक्ट 0 से 4 नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एक स्टेप फॉलो होने चाहिए, ठीक है। कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं होना चाहिए कि अपन ने फर्स्ट स्टेप के बाद सीधे लास्ट स्टेप उठा लिया, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है। इसी को कहते हैं डिफाइंड स्ट्रक्चर, कि भाई जो पहली चीज जो पहले होना चाहिए वही पहले होगा। मतलब पहले 0, पहले हम जाएंगे न्यूट्रल पे, ठीक है। न्यूट्रल के बाद जाएंगे फर्स्ट गियर पे, फर्स्ट गियर से गाड़ी उठाना चालू करेंगे, फिर जाएंगे सेकंड गियर पे, फिर सेकंड गियर से गाड़ी थोड़ी और चलाएंगे, थोड़ी स्पीड पकड़ेगी तो थर्ड गियर लगाएंगे, और स्पीड पकड़ेगी तो 4 गियर लगाएंगे, ऐसे करके 5th गियर तक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा 0 से सीधे हवा में 5वीं गियर से उठा के और एकदम एक टांग पे उठा ली गाड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं डिफाइंड सीक्वेंस, कि आपका कोड जो है जो स्टेप लास्ट में होना चाहिए वो लास्ट में ही होगा, कोड में भी और एल्गोरिदम में भी। जो स्टेप लास्ट में होना चाहिए वो लास्ट में ही होगा। एक एग्जांपल देके मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। ये प्रॉपर्टीज को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है जिंदा, ठीक। अब क्या होता है, एल्गोरिदम लिखने में आती है बच्चों को दिक्कतें। भैया डरते हैं, क्या लिखें समझ में नहीं आ रहा। कुछ 6 स्टेप मैं आपके पास लेके आया हूं। 6 ही है ना? हाँ 6 ही है। आपको अपना हर एक एल्गोरिदम इन्हीं 6 स्टेप्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। हर एक एल्गोरिदम, हर एक एल्गोरिदम इन्हीं 6 स्टेप्स के अंदर मिल जाएगा। हाँ भैया हो सकता है बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो और हो सकता है उनके अंदर ये नहीं हो, लेकिन अपन क्या करेंगे, एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, चंक्स में डिवाइड कर देंगे, और उससे क्या होगा, और हर एक चंक्स के ऊपर ये 6 एल्गोरिदम, ये 6 स्टेप्स को अपन घुसेड़ देंगे भैया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अपना जो प्रोग्राम होता है वो बनाया ही जाता है छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर। तो हर एक पार्ट इन्हीं 6 एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट, इन्हीं 6 स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, ठीक है भाई। अब क्या है 6 स्टेप्स? पहला स्टेप है कि आपको स्टार्ट लिखना है, और लास्ट स्टेप है आपको एंड लिखना है, ठीक है भैया। ये क्या हो गया, आपके लिए हो गई ये चीज रामबाण इलाज। ये क्या हो गया, पत्थर की लकीर। जब भी आपको एल्गोरिथम की स्टार्टिंग करनी है, आपको सबसे पहले स्टार्ट लिखना है, और जब भी आप एल्गोरिथम को एंड करोगे तो वहां पर आपको एंड लिखना है, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर हो गई आपको? इसका मतलब 2 स्टेप तो समझ में आ गए। अब बचे 4 स्टेप, ठीक है भाई। अब बचे 4 स्टेप। पहला स्टेप भैया स्टार्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हुआ? दूसरा स्टेप क्या है, उस कोड के अंदर यूज होने वाले सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दो। क्या कर दो? डिक्लेयर कर दो, डिफाइन कर दो। कैसे भैया? मान लो मैंने क्या किया, एक कोड बनाया जिसके अंदर वो आपसे ये पूछेगा कि क्या आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो तो बोल दो एलिजिबल, नहीं हो तो बोल दो नॉट एलिजिबल। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगी? इसके लिए मुझे चाहिए होगा बंदे की एज। तो सबसे पहले भैया सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके लिए हमारा वेरिएबल क्या हुआ, एज, ठीक है भाई। अब एज को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है कोई ये इनपुट हमें यूजर से लेना है, पर वहां पर गार्बेज वैल्यू अवेलेबल ना हो। अब ये क्या होगा, हम कोडिंग के अंदर सिखाएंगे आपको, ठीक है। पर यहां पर मैं बोल दूंगा कि भाई 0 बंदे की जो एज होती है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम 1 तो होनी चाहिए, ठीक। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चलो मैं काम करता हूं, इसको जो एज है अपनी एज को बोल देता हूं कि एज अभी, या तो बंदा पैदा ही नहीं हुआ तो एज अभी है 0, ठीक, ठीक है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी एज हो गई 0। अब भैया चलो ये बात, ये स्टेप भी समझ में आ गया। थर्ड स्टेप है कि अगर आपके कोड के अंदर कोई कंडीशन या लूप या कोई एक एक्स्ट्रा जो क्या नाम है वो होता है, कोई भी एक और मेथड होता है, एक्स्ट्रा मेथड होता है, उनको यूज हो सकता है। आप किसी डायनेमिक मेमोरी को कॉल कर रहे हो, आपको आगे हम बताने वाले हैं। पर जो भी एक्स्ट्रा स्टेप होती है,
जो कि थोड़ी सी अच्छी, मतलब बेसिकली अपने कोड को एनहेंस करने के लिए और मल्टीपल स्टेप्स को कंबाइन करने के लिए यूज की थी, उस स्टेप को लगाना है। और लास्ट में जो भी ऑपरेशन है उसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन हुआ कि अगर एज पूछनी है कि क्या आपकी एज 18 साल से ज्यादा है, तो आपको पूछना है भैया कि एज क्या अपनी 18 साल से ज्यादा है या 18 साल है। ये ग्रेटर देन का साइन है, आपने देखा होगा, ये मैथ्स में पढ़ा होगा, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो पूछा गया कि एज क्या अपनी, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हो गया अपना कंडीशनल स्टेटमेंट, यहां पर इस स्टेप में आ जाएगा ये, ठीक है, इस स्टेप में आ जाएगा। और लास्ट में बोलेगा कि अगर है तो ऑपरेशन कर देना है। ऑपरेशन क्या कर देना भैया, कि बोल देना कि हाँ भाई एलिजिबल टू वोट, ठीक है। और इसी का अपन को क्या कर देना है, आउटपुट दिखा देना है, ठीक है। और लास्ट में लिख देना है एंड। और इतनी गंदी खिचड़ी बनाई है ना मैंने, इतनी गंदी खिचड़ी है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं ये लिख के लाया हूं। क्योंकि क्या होता है ना यार, बोर्ड पे है ना, ये मार्कर से लिखने में थोड़ी सी है ना हवा टाइट हो जाती है, इसकी थोड़ा निब जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है, तो वो जो पेन कॉपी वाली फील नहीं आती इसके ऊपर, ठीक गुरु, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं के ऊपर आपके सारे एल्गोरिदम बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये बात कंफर्म है। अगर आप जब भी कंफ्यूज हो तो इन्हीं स्टेप्स को आप ध्यान में रखना, नोट कर लो, ठीक। हाँ जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उस क्वेश्चन से क्या होगा भाई, उस क्वेश्चन से ये होगा कि एल्गोरिदम कैसे लिखना है, आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो आपके दिमाग को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं हम। क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन पढ़ो, तो सम लिख देते हैं पहले, सन नहीं है सम है, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 11 और 50। क्या करना है भाई, 11 से 50 के बीच में जितने भी नंबर हैं जो कि 3 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब 3 से डिविजिबल हैं, उनका सम कर देना है। आया समझ में, ठीक है। दोबारा बोलो भैया, 11 से 50 के बीच में, 11 से 50 के बीच में 3 की टेबल के अंदर आने वाले सारे नंबर, ठीक है, उनको कर देना है सम। आया समझ में, ठीक है। करके देख लेते हैं भैया, करके करे बिना तो मजा ही नहीं आएगा, ठीक है भाई। एल्गोरिथम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं दोनों साइड की जगह लूंगा, ठीक है, ताकि क्या होगा ना, आराम से आपको दिख जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं जिंदगी में, ठीक। पहला स्टेप भैया स्टार्ट, ठीक। लास्ट स्टेप भी लिख दूंगा, यहां पर लिख देंगे एंड, ठीक। स्टार्ट और एंड, इसी बीच में अपनी सारी कहानी आने वाली। दूसरा स्टेप भैया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है भाई, हमारे पास क्या होने वाला है, एक नंबर होना, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। सम नाम का तो हमारा पहला वेरिएबल ही हो गया कि सम, ठीक है। टेक सम। अब सम जो है हमें लास्ट में उसको क्या करना है, हमें उसको जो लास्ट में उसको बताना है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, मान लो कि सम, मान लो 11 से 50 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो जो 3 से डिवाइड होता है, मान लो, एक एग्जांपल है, मान लो, तो सम क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। हाँ जी, हाँ कि ना, मान लो ना, यही तो होगा। अगर मान लो 11 से 50 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से डिविजिबल है, तो या 3 के टेबल में आता है, वैसे तो है, लेकिन अगर मान लो नहीं है, तो इसका तो मतलब यही हो ना कि सम 0 है। तो हमने शुरुआत करी, सम जो है 0 है सम भैया हमारा, ठीक है भैया, ये इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है भैया, इसके बाद क्या करना है, आपको हमको यूज करना है एक लूप का। लूप क्या करेगा हमको, आपको बताएंगे आगे जाके, जब हम फॉर लूप वाइल लूप के बारे में बताएंगे तो आपको लूप भी समझ में आएगा। अभी बस इतना समझो कि मुझे कुछ नहीं करना, जब भी मुझे एक स्टेप आगे जाना हो, अभी मैं मान लो मैं 11 पे खड़ा हूं, 11 से मुझे 12 पे जाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक प्लस कर दूंगा। अब वो प्लस काय में करूंगा, मैं आपको बताता हूं। मेरे को क्या करना है, एक काउंटर बनाना है। काउंटर मान लो मैंने ए बना दिया, ठीक है, ठीक है। वो काउंटर इस समय 11वें स्थान पे खड़ा हुआ है। जैसे मान लो सांप सीढ़ी खेल रहे हो और आपकी गोटी है वो 11वें स्थान पे है। अब क्या होगा, अगर उस जगह पे सांप काटेगा आपको, ठीक है, अगर आपको सांप काटेगा तो आपको पीछे आ जाना है, नहीं तो उस गोटी को आगे बढ़ा देना है। जैसे आप डाइस पे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ऐसे आप आगे बढ़ना है। तो आप मान के चलो, ए जो आपका काउंटर है, मतलब आपकी करंट पोजीशन है, वो 11 है, ठीक है भाई। समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया, जो आपको करंट पोजीशन है वो आपकी 11 है। थर्ड स्टेप क्या, थर्ड स्टेप मैंने बताया था, एक ऑपरेशन होता है, या आपका कोई भी लूप हुआ, कंडीशनल हुआ, या कोई एक्स्ट्रा फीचर जो होता है कोडिंग का, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कैसे होते हैं, ठीक। उसको यूज करना है। आपको क्या करना है, आपको करना है, जब तक ए की वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती 50 से, तब तक क्या करते रहो, रिपीट करते रहो।
किसको? स्टेप 4 को और 5 को। ये आपको लिखना है। यहां पे क्या लिखना है? जब तक a की वैल्यू 50 से छोटी रहती है, या हाँ छोटी रहती है, सॉरी, जब तक a की वैल्यू 50 से छोटी रहती है तब तक रिपीट करते रहो स्टेप 4 को और स्टेप 5 को। मैंने स्टेप 4 और स्टेप 5 तो लिखी नहीं है, स्टेप 4 और स्टेप 5 भी लिख देते हैं दद्दा। ठीक है भाई, लिख देते हैं। अब स्टेप 4 और स्टेप 5 क्या होगी? स्टेप 4 और स्टेप 5 क्या है? मुझे भाई चेक करना है क्या मेरा करंट नंबर, मतलब मेरी जो a की वैल्यू है, प्रेजेंट a की वैल्यू 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। मुझे बस इतना चेक करना है। तो क्या होगा भैया? वही चौथा स्टेप ये होगा कि मुझे चेक करना है, मुझे ये चेक करना है, ठीक है भाई, मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू मेरी क्या डिविजिबल है 3 से। अब डिवीजन कैसे चेक करते हैं? देखो भैया डिवीजन क्या होता है, अगर मान लो मैं 9 को 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, मैं 3 से 9 को डिवाइड करूंगा तो भैया 3 3 बार जाएगा और 9 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, मान लो मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, ठीक है, मुझे मालूम है 10 3 से नहीं जाएगा टोटल, पर 9 बार में 9 तो आ जाएगा, तो 9 आएगा और लास्ट में रिमाइंडर 1 बचेगा। तो भाई इतना कंफर्म है कि अगर वो चीज 3 से डिवाइड होती है तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरे नंबर को 3 से अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो 0 रिमाइंडर आता है कि नहीं आता। इसका एक तरीका होता है लिखने का, अभी आप इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ये क्या लिखा हुआ है, इसे बेसिकली रिमाइंडर निकालने के लिए ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, बस मुझे ये चेक करना है कि क्या ए को, इसको मान के चलो कि ये रिमाइंडर निकाल के देगा। मान लो एक ऐसी मशीन है, ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, यहां से वो मैं नंबर डालूंगा, मान लो मैंने नंबर 9 डाल दिया, और यहां से मुझे ये आउटपुट मिलेगा कि या तो वो 3 से डिवाइड होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो 1, नहीं होगा तो 0। ठीक है, बस मुझे इतना मालूम चल जाएगा कि वो 3 नंबर, वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं तो उसके लिए मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिखना, उसके आगे ये परसेंट का साइन बनाना और 5 लिख देना, तो ये पता चल जाएगा कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 लिख दोगे तो ये पता चल जाएगा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक, अब ये भी क्या होता है, ये भी ये इक्वल टू ऑपरेटर होता है, बस ये चेक करता है कि हाँ क्या ये टर्म इसके इक्वल है कि नहीं है। भैया वो तो इस नॉर्मल इक्वल टू को यूज करते हैं, नहीं कोडिंग के अंदर इसको यूज करते हैं। मैं आपको इस स्टेप के बारे में डिटेल में आगे समझाने वाला हूं, बस ये इतना मान के चलो कि ये स्टेप अभी बस ये पता कर रही है कि क्या मेरी करंट पोजीशन, क्या मेरी करंट काउंटर वैल्यू 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो भैया 5वां स्टेप हमारा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन क्या है, बस अगर वो मेरी वैल्यू 3 से डिविजिबल है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उसको सम वेरिएबल के अंदर ऐड कर देना है। सम वेरिएबल के अंदर उसको ऐड कर देना है, बस मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है भैया, तो मुझे क्या करना था, सारे उन वैल्यूज का सम ही तो निकालना था। अगर मैं 0 को, फिलहाल 0 के अंदर मान लो 11 से 50 के बीच में पहला नंबर क्या आता है, 12 आता है, जो 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है भाई, ठीक है, 12 आता है, तो मैं क्या करूंगा, सम के अंदर 12 को ऐड कर दूंगा, तो अभी सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है भैया, 15 आता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी फिलहाल वैल्यू कितनी होगी सम की वैल्यू यहां पर होगी 12 के अंदर मैं 15 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, 15 ऐड हो जाएगा। उसके बाद 15 के बाद क्या आता है भैया, 18 आता है। जो इसका रिजल्ट आएगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 27 के अंदर मैं क्या कर दूंगा, 18 ऐड कर दूंगा। ऐसे करते करते भैया इसके बाद क्या आएगा, 21 आ जाएगा। ऐसे क्या होगा भैया, अपन क्या करेंगे, सम की वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है और ए की वैल्यू उसके अपन अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है भैया, इसको लिखने का एक तरीका होता है कोडिंग के अंदर, क्या हो कैसे लिखते हैं मैं आपको ऑपरेटर के अंदर ही बताऊंगा। ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं करना, सम के अंदर क्या करना है, सम प्लस ए कर देना है। यही तो मैं कर रहा हूं। जो पिछली लास्ट सम की वैल्यू थी, मान लो मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया, मैंने 12 को सम में ऐड कर दिया, अब वैल्यू फिलहाल 12 है। ठीक है, तो सम की 12 वैल्यू के अंदर मुझे क्या करना है, ए को ऐड करना है अगले वाले, कौन से, अब 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 आ जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 12 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 15। ठीक है, या फिर इसको 12 छोड़ दो, इसको सम ही मान लो। ठीक है, क्या हो रहा है, ये होगा ना स्टेप, सम इज इक्वल्स टू 12 प्लस 15। ठीक है, 12 प्लस 15 हो गया, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा भैया, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 27 प्लस 18।
ठीक है ना, पहले 12 आया फिर 15 आया, 12 प्लस 15 कितना हो गया 27, और 27 के बाद अपन किसको ऐड कर रहे हैं 18 को। ठीक है, ये स्टेप भी समझ में आई, ये स्टेप भी हमको भैया समझ में आ गई भैया। उसके बाद कुछ नहीं था, लास्ट स्टेप तो क्या था भैया, और हाँ एक स्टेप और क्या था, 6 एंड थी। ठीक है, एंड थी ये 6 स्टेप। अब क्या बोलोगे भैया, ये तो ऑपरेशन है, लास्ट में इसको क्या कर देना, अपन को प्रिंट कर देना है, किसको, सम को प्रिंट कर देना है, किसको, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपको इन दोनों के बीच के आने वाले सारे 3 से डिविजिबल नंबरों का सम मिल चुका होगा, और वो सम को आपको प्रिंट कर देना है, यूजर को बता देना है कि ये ले भाई तुम्हारा काम हो गया है भाई। ये खिचड़ी दिख रही होगी, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में क्या नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं आपके लिए लिखकर भी लाया हूं। ठीक है, यही आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, उसके बाद इनिशियलाइज करना है, मैंने बोला था काउंटर को, और सम की वैल्यू 0 से। ठीक है भाई, अब यहां पर वही लिखा है कि रिपीट करना है स्टेप, कब तक करना है, जब तक की वैल्यू भैया हमारी 50 के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, वही मैंने यहां पर लिखा था। ठीक है, मैंने बस इतना बता दिया था कि हाँ भाई हमारी जब तक ए की वैल्यू 50 से कम नहीं है, इसका मतलब तो वो ये ना कि जब 50 हो जाएगी तो हम बंद कर देंगे, है ना, मतलब तो वही हुआ ना इसका भी। ठीक है, और चेक क्या करना है भैया कि जो आई की वैल्यू है, इसने क्या किया, बेसिकली इसको आई ले रखा, मैं ए मान लेता हूं इसे, दोनों जगह थोड़ा अलग अलग है। मुझे ये चेक करना है कि क्या अपनी ए की वैल्यू 3 से डिविजिबल है ना, क्या मेरी ए की वैल्यू 3 से डिविजिबल है, अगर है तो सम ये कर देना है और इंक्रीमेंट कर देना है। बेसिकली ए को मैं बढ़ाता भी तो जा रहा हूं, पहले 12 हुई, फिर 13 हुई, 13 को चेक किया, 13 नहीं हुआ, फिर 14 चेक करी, 14 हुई, 14 चेक करा, 14 भी नहीं, 15 चेक हुई, 15 हुई, तो 15 को अपन ने क्या किया, सम में ऐड कर दिया। तो अपन हर एक स्टेप में क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट भी करते चल रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, उस लूप को एंड कर देना, इसको आप अवॉइड कर देना, मैंने आपको 6 स्टेप बताए थे, इसके बाद ये दोनों लिख लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर दूं मैं, आपको क्या कर लेना है, इसको नोट कर लेना है, और कोई भी डाउट हुआ तो आपको बस कुछ नहीं करना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। एक स्टेप जो मैं है इसको हटा देता हूं, ठीक, इसको हटा लेना, इसको नोट कर लो यार भाई, अच्छा लगेगा जिंदगी में आपको थोड़ा सा। ठीक गुरु, बिल्कुल ठीक, ठीक, हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन और करा दो ताकि जिंदगी में और मजा आने लगे। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, अपन टेबल प्रिंट करते हैं। टेबल क्या होती है भैया, टेबल मतलब 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल। ठीक है भाई, टेबल प्रिंट करते हैं अपन। क्या करना है अपन को, एक एल्गोरिथम लिखनी है, और काई की एल्गोरिथम लिखनी है, हमें लिखनी है भैया, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर देता हूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर देता हूं, तो मुझे उसकी टेबल चाहिए। जैसे मैंने भैया टू नंबर दे दिया, किसको, कंप्यूटर को दे दिया, कंप्यूटर मुझे 2 × 1, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 लिखे ऐसे 20 तक प्रिंट करके मुझे दे दे। बेसिकली 10 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं 2 के। ठीक है, टेबल का मतलब ये होता है ना, 10 मल्टीपल्स ऑफ जो नंबर हम देते हैं कंप्यूटर को, उसको। ठीक है भाई, तो सबसे पहला हमको पहला स्टेप वही स्टार्ट। ठीक है, दूसरा स्टेप भैया क्या, हमको भैया टेक इनपुट लेना है। ठीक है, नंबर को मैं एन नम मान लू, नम इज इक्वल्स टू, ठीक है, टेक नम फ्रॉम यूजर। ठीक है, ये हमारा स्टेप हुआ सेकंड, टेक नंबर फ्रॉम यूजर, यूजर से मुझे नंबर लेना है। ठीक है भैया, नंबर ले लिया यूजर से, उसके बाद क्या करना है मुझे, ये मतलब समझ आई। ठीक है भाई, मान लो तुमको नंबर दे दिया यूजर ने, कितना, 3 दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल, अभी तुम्हें कोई यूजर ने नंबर 3 दे दिया। ठीक है भाई, ठीक, ठीक, अब यहां पे एक चीज और थी, ये क्या चीज थी, एक का आपको एक काउंटर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जिसे कहेंगे अपन आई, इसको कर देंगे हम 1। क्यों कर देंगे अभी हम बताते हैं। देखो टेबल जब भी मतलब मल्टीप्लाई होती है तो 3 इंटू पहले 1 होगा, फिर 3 इंटू फिर 2 होगा, फिर 3 इंटू 3 होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ना, बस इनको हम आई बोल रहे हैं, और ये इसको एक एक करके हम इंक्रीमेंट करते चलेंगे। तो आई की वैल्यू फिलहाल 1 है, इसलिए आई की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर मैं 3 की आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता था तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता। ठीक है, ये बात समझ में आई, गंदा हो जाता है कई बार यार ये। ठीक है, अभी फिलहाल 3 मान लो इसको। ठीक है, आई को मैंने इनिशियलाइजर बोल दिया, ये कोई उसको भी बोल दो टेक। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1। ठीक, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, इफ, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 10, या फिर बोल दो कि जब तक आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक आई की वैल्यू 10 से या 10 से कम है, तब तक क्या करना है, रिपीट करो स्टेप। अभी के लिए क्या होती है, 3 के बाद 4 बताते हैं भैया, 4 क्या है,
4 स्टेप क्या है भैया? 4 स्टेप भैया हमारी ये है कि हमको क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट ही तो करना है आपको। क्या करना है, 2 3 4, मतलब बेसिकली 2 3 4 नहीं, क्या 3 3 या 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12, आपको ये प्रिंट ही तो करना है। हर स्टेप में आपको प्रिंट करना है, और क्या करना है, हर एक स्टेप बाद प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको हर एक लूप के इटरेशन में एक प्रिंट करना है। अब कैसे इटरेशन क्या होता है आपको अभी बताएंगे, ठीक है। आपको बेसिकली जब भी स्टेप रिपीट हो तब प्रिंट करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है भैया जो हमारा यूजर का नंबर दिया है, यूजर ने जो नंबर दिया है उसको हमने नम बोला है, ठीक है। नम जो है नम का मल्टीप्लिकेशन करना है आई के साथ। किसके संग? आई के साथ, ठीक है गुरु, आई के संग करना है, ये प्रिंट करना है, ठीक है। और लास्ट में बोल दो अपन क्या बोलेंगे, 5। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 क्या है, नंबर 5 क्या है भैया, हमारा नंबर 5 कुछ नहीं है, एंड कर देना है हमें एक बार, ठीक। स्टेप 4 को अपन को 10 जब तक नहीं हो जाता तब तक रिपीट करना है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, फिलहाल वैल्यू कितनी है 3 इंटू क्या होगा 1, 3 वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी है अभी 1 है। और हाँ एक स्टेप और यहाँ पर, सॉरी मैं भूल गया, सॉरी 4 है और 5 भी है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप क्या है, वही है प्रिंट क्या करना है अपना नम इंटू आई, और क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट कैसे करना है, हमें आई को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और 6 स्टेप क्या है हमारा, एंड, ठीक है गुरु, समझ में आया। अभी वैल्यू कितनी है यूजर की, 3 है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, 3 इंटू 1 करोगे कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 2 हो गई, 3 की वैल्यू 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे करते 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 3 की वैल्यू कभी अभी जब लास्ट में एंड होने वाली होगी उससे पहले मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो क्या हो गया भैया, हमारी लाइन से क्या हो गई, 3 की वैल्यू, 3 की टेबल प्रिंट हो गई है भैया, ठीक है। जो मैंने बोला है, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट जब मैंने को बोल रहा था तब जाके उस वीडियो को शुरू करना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई इतना समझ में आ गया तो एक फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं हम। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो एल्गोरिथम क्या है ना, आपके वर्ड्स में लिखी हुई है, सेंटेंसेस में लिखी हुई है, ठीक है। कोड नहीं है पर सेंटेंसेस हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, आपने उसी फ्लो को, उसी स्ट्रक्चर को, स्टार्ट एंड ऑपरेशन जो भी कंडीशनल कंडीशन लगाने, उसको आपने बस एक डायग्राम में बना दिया है। क्या बना दिया, एक डायग्राम बना दिया। अब वो डायग्राम की क्या 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 कंपोनेंट्स होते हैं, किस चीज से कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो उस डायग्राम के अंदर कौन सी चीज क्या है वो अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। पर ये बात सही है कि फ्लो चार्ट बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका, एल्गोरिदम का। बस कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। एल्गोरिदम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट है। ये बात याद रखने ना, उसके बाद कोई पॉइंट रखो चाहे ना रखो, ठीक है। एग्जाम में यही लिखना है आपको, ठीक है। वही बात लिखी हुई है कि अगर एल्गोरिदम रिप्रेजेंट करती है डायग्राम से तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। मैं बिल्कुल कैजुअल क्यों बोलूंगा कि एल्गोरिदम आपको समझ में आ चुकी है। फ्लो चार्ट क्या है, एक एल्गोरिदम का डायग्राम वाला भाई, मतलब डायग्राम वाला रूप। एल्गोरिदम का डायग्राम वाला रूप कहलाता है फ्लो चार्ट, ठीक है भाई। इसके अंदर अपन क्या करते हैं भैया, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ट्राइंगल कुछ बता रहा होगा, पैरेललोग्राम कुछ बता रहा होगा, रेक्टेंगल कुछ एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा, किसका, एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम का जो रूप होगा वो ज्योमेट्रिकल शेप्स ने ले लिया होगा, ठीक है। और वही वाली बात, सेम टू सेम बात, एल्गोरिदम क्या करती है, एक स्टेप बाय स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे कोड के वर्क फ्लो को समझाती है। यही भैया फ्लो चार्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्या करेगा, वर्क फ्लो और प्रोसेस फ्लो को समझा रहा होगा। मैं आपको इस पॉइंट पे इतना क्यों नहीं, मतलब इस जो भी लिखा हुआ है इतना क्यों नहीं इस पे जाके जाग रहा हूं, क्योंकि आपको बेसिकली ये चीज डायग्राम जब हम बनवाएंगे ना, फ्लो चार्ट बनवाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगी। इसको नोट कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि एल्गोरिथम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया चीजों को, ठीक। इसको नोट कर लो भाई, ठीक। ये जो शेप्स बने हुए ना, ये शेप्स आपको बेसिकली वही डायग्राम ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो कि फ्लो चार्ट बना रहे होंगे। पहला शेप क्या है, ये क्या है भैया, पहला शेप्स क्या है, ये यार वो व्हाइट कलर का तो दिख नहीं रहा, ठीक ठीक। पहला शेप क्या है, पहला क्या है, हमने रेक्टेंगल को दोनों तरफ से कर्व बना दिया है,
ठीक है। ये एक शेप है, ये क्या शेप है नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, ओवल भी नहीं है, हमने ऊपर से थोड़ा सा उसको फ्लैट भी कर दिया है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल है और साइड से हमने उसको गोला भी कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक भाई। उसके बाद ये यूज क्यों करते हैं भैया, ये हमारा क्या ना एल्गोरिथम की पहली स्टेज और लास्ट स्टेज रहती है, फर्स्ट स्टेप और सिक्स्थ स्टेप, लास्ट स्टेप होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, स्टार्ट और एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एरो क्या करता है, एरो बेसिकली हमारा वर्क फ्लो जो हमारा होता है ना, फ्लो क्या जा रहा है हमारे कोड का, फ्लो बता देना यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कौन, एरो। ठीक है, पैरेललोग्राम को करना, जब भी हमको इनपुट लेना हो यूजर से, वो मेरा सेकंड स्टेप होती थी ना, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हो किसके, एल्गो की जो सेकंड स्टेप थी ना, जब भी हमको इनपुट लेना हो तो वहां पर हम पैरेललोग्राम को यूज करेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, बेसिकली आपका एक रेक्टेंगल होता है, उसको आपने उसकी कमर हल्की सी टेढ़ी कर दी होती है। ठीक है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी स्पेलिंग भी देख लेना आप। ठीक गुरु, चलो भाई। ठीक है, अब वही वाली बात, थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था वो प्रोसेस थी, क्या थी, प्रोसेस थी और ऑपरेशन था, प्रोसेस और ऑपरेशन था भैया, कंडीशनल लूप्स वगैरह का यूज करना है। ठीक है, इसका तो प्रोसेस नहीं ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोसेस बताती है, जैसे कि क्या भैया, हमको ऐड करना था। ठीक है, सम के लिए हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना था, अगर हमने बोला था ना कि उसका मल्टीप्लाई करना है तो नम इंटू आई किया था हमने पिछले स्टेप में, तो वहां पर वो चीज को अपन यूज करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है भैया, रेक्टेंगल से यूज करते हैं। ठीक है, डिसीजन क्या होता है, डिसीजन बेसिकली आपको क्या होता है, डिसीजन आपको डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। डिसीजन का मतलब क्या होता है कि अगर हुआ तो ऐसे जाना, नहीं हुआ तो ऐसे जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर मैं मान लो मैं यहां से अपने घर जा रहा हूं, ठीक है, और मेरे घर जाने के दो रास्ते हैं, एक जगह पुलिस वाले होते हैं, एक जगह पुलिस वाले नहीं होते। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भैया, जहां पर पुलिस वाले नहीं होंगे वहां से जाऊंगा, तो पहले मैं जाके गाड़ी से चेक करूंगा कि यहाँ पुलिस वाले हैं, अरे नहीं है, यहाँ है, अरे हाँ है, तो यहां से चलते हैं। तो दोनों में से किसी एक जगह पे होंगे, दोनों जगह भी हो सकते हैं, पर लेकिन अगर किसी एक जगह है तो हमको दूसरा रास्ता चुनना है। ठीक है, इसी को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ऐसा ही कुछ होता है, यस होगा तो जो भी कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होती है तो ऐसे जाना, नो होती है तो ऐसे जाना। इसका उल्टा भी हो सकता है, आप नो में ऐसे जा सकते हो और यस पे ऐसे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपको बस ये डिसीजन रिप्रेजेंट कराने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप कुछ नहीं करना है, आपको इस डायग्राम को जो भी है इनके, आपको बेसिकली अपनी भाषा में अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लेना है, और ज्यादा जो इस तरफ लिखा हुआ है ज्ञान की तरफ आपको नहीं जाना है। यहाँ पर बेसिकली फ्लो लिख लो बस। ठीक है, ठीक है, तो फ्लोचार्ट पे एक एग्जांपल कर लें क्या, क्यों, फ्लोचार्ट पे एक एग्जांपल कर लें, चलो एक एग्जांपल कर दें। अब एग्जांपल क्या कर रहे हैं भैया इसके अंदर, तो मैं काम करता हूं, आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप वोट दे सकते हो। ठीक है, ये मुझे चेक करना है कि आप वोट दे सकते हो नहीं दे सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, बॉक्स के अंदर जो हल्का सा साइड से ग्राउंड है उसके अंदर आपको क्या करना है, स्टार्ट लिख लेना है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करना भैया, मैंने बोला था पैरेललोग्राम से हम इनपुट लेते हैं, तो वोट डालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है भैया, एज। ठीक है, हमने यूजर से एज ले ली। ठीक है भाई, एज ले ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे पूछना है कि क्या उसकी एज, कंडीशन है ना, कंडीशन के लिए क्या लगता है, डायमंड, तो क्या उसकी एज 18 साल से कम या बराबर है। ठीक है, अच्छे से लिखो भैया। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, क्या उसकी एज 18 साल से कम या बराबर है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखो, और अच्छे से लिख देते हैं, चलो सब आपके लिए भाई, क्या ही है हमारा यहाँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या उसकी एज 18 साल से कम या बराबर है क्या। ठीक है भाई, अगर है, अगर है तो बोल दो भैया हाँ, यस। क्या आउटपुट होगा भैया, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं हम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाएंगे, यहां बोल देंगे यस। ठीक है, अगर होते हैं तो, और नहीं होते हैं तो लिख देंगे भैया क्या, नो। है कि नहीं, बहुत बेसिक सा फ्लो चार्ट है। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहां पर कहीं नहीं लिखा कि मैंने इनपुट लिया, सिर्फ कैसे समझ में आया, पैरेललोग्राम से। ठीक है, और यहां पर क्या कर देंगे, लास्ट में अपन क्या कर देंगे, दोनों साइड एंड। एक काम करते हैं, कॉमन स्टेट बना लेते हैं, दोनों के साथ में वहां चला जाऊंगा, क्या है, ये है स्टेट एंड की। ठीक है, यहां से भी अपन यहां पहुंचेंगे और यहां से भी अपन यहां पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है भाई, आगे समझ में।
चलो चलो है। हाँ जी, अब पढ़ते हैं सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड क्या है? सूडो कोड भी एक तरीका है एल्गोरिदम लिखने का। क्या है? सूडो कोड एक तरीका है एल्गोरिदम को लिखने का भैया। सूडो कोड इज अ स्पेसिफिक वे टू एक्सप्रेस अ एल्गोरिदम। भैया आपने बोला था कि एल्गोरिदम का एक रूप होता है फ्लो चार्ट, ऐसे ही एल्गोरिदम का एक रूप और होता है जिसका नाम है सूडो कोड। भैया एल्गोरिदम इतने सारे रूप बदल बदल के आ रहा है, कहीं ये कोई एवेंजर तो नहीं भैया, एल्गोरिदम कोई एवेंजर नहीं है। बस ये एक तरह का कोड लिखने का, कोड को प्लान करने का एक तरीका है, और उसका एक रूप फ्लो चार्ट है, और उसी का एक रूप कौन है? सूडो कोड। हाँ, आप कह सकते हो कि एल्गोरिदम एक एवेंजर है। ठीक है भाई। अब एल्गोरिदम क्या? एल्गोरिदम नहीं, एल्गोरिदम एक एवेंजर है। ठीक है। अब सूडो कोड की बात करेंगे। सूडो कोड तो भैया एक तरीका है, एक स्पेसिफिक वे है टू राइट एन एल्गोरिदम। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। अब क्या होता है, एल्गोरिदम हमने क्या किया, अपने लेमन लैंग्वेज में, अपनी भाषा में एक लाइन लिखी, जो कि क्या हुआ, मैं समझ सकता हूं, मेरा दोस्त समझ सकता है। मान लो मैं किसी कंपनी वाले को दे रहा हूं भाई सर, ये मैंने किसी कोड को लिखने का एल्गोरिदम लिखा है। वो बोलेगा भैया यार थोड़ा सा टेक्निकल लिख के लाओ। तो हाँ भाई, तो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप एल्गोरिदम को लिखते हो, ठीक है, वहां पर कोडिंग स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज कर सकते हो। देखो, ये मान के चलो कि एल्गो जो होती है वो किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती, पर सूडो कोड उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से एसोसिएट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एल्गोरिदम में लिखता हूं कुछ भी, के इनपुट ले लो, ठीक है, लूप चला दो, तो उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? रिपीट द स्टेप, टेक द इनपुट। बट अगर मैं इस चीज को सूडो कोड के अंदर लिखूंगा ना, तो मैं वहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कि फॉर, वाइल, इन कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, ताकि पता चले कि ये सूडो कोड पर्टिकुलरली सी लैंग्वेज का है, या फिर जावास्क्रिप्ट का है, या फिर जावा का है। ठीक है। सूडो कोड जो होता है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट भी हो जाता है। बेसिकली ये एक्चुअल कोड का ब्लूप्रिंट है, जो तुम एग्जैक्टली कोड के अंदर लिखने वाले हो, जिस सिंटेक्स के साथ, उसी सिंटेक्स के साथ अपन कोड, सूडो कोड को लिखते हैं। सूडो कोड का मतलब, सूडो का मतलब होता है अधूरा, आधा। तो वो कोड पूरी तरह से नहीं है, बस एक कोड का ब्लूप्रिंट है। बस उसी को हम थोड़ा सा कोड की तरह लिख देते हैं, कोड जैसा हो कुछ। ठीक है, कोड जैसा लिख देते हैं। ठीक है। हाई लेवल इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, हाई लेवल का मतलब यही है, हाई लेवल मतलब कोडिंग जैसा कुछ। ठीक है। या फिर बोलोगे ऑलमोस्ट कोड, यहां हाई लेवल की जगह तुम ये मतलब हाई लेवल लिखना, और उसके यहां पे ब्रैकेट लिख देना ऐसे स्लैश करके, ऑलमोस्ट कोड। ठीक है, ऑलमोस्ट कोड हो जाता है वो। ठीक। यहां पे ये देखो, ये लिखा हुआ समवॉट क्लोज टू द एक्चुअल कोड। समवॉट कहीं ना कहीं वो कोड से आसपास रहता है, कोड जैसा दिखता है, पर कोड नहीं होता। कोड के अंदर सिंटेक्स बाउंडेशन होती है, ब्रैकेट ब्रैकेट अपन यूज करते हैं। सूडो कोड में ऐसा कुछ यूज नहीं करते। ठीक। यहां पर मैं ये लाइन मिटा देता हूँ, वो ऑलमोस्ट कोड वाली लाइन लिख देता हूँ। ये सिर्फ ये लाइन मैंने खींची, इसको मिटा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इसको नोट कर लेना है, कुछ नहीं करना, इसको नोट कर लेना है। क्योंकि क्या होगा ना, जो मैंने बोला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एज अ थ्योरी डायरेक्ट आते हैं। अगर ये चीज समझ में आपको नहीं आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी के आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, व्हाट इज सूडो कोड, व्हाट इज एल्गोरिथम, और व्हाट इज एल्गोरिथम राइट एन एल्गोरिथम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब सूडो कोड के बारे में जो है, जिसका एग्जांपल होगा ना, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट, मतलब इस चैप्टर के लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। वहां पर सूडो कोड के कुछ क्वेश्चंस होंगे, फ्लो चार्ट के कुछ क्वेश्चंस होंगे, एल्गोरिथम के कुछ और क्वेश्चंस होंगे। मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट का एक ही क्वेश्चन और सूडो कोड का भी एक भी नहीं करवाया। ठीक है, सूडो कोड का क्यों नहीं करवा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा कोडिंग समझ लो। जब मैं वाइल, फॉर, इफ, एल्स इनके बारे में आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, परसेंटेज ऑपरेटर, सूडो कोड ऑलमोस्ट कोड जैसा है, तो मैं वहां पर डायरेक्टली इसको यूज करूंगा, तब आप मुंह उठा के वीडियो को देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप एक काम करो, अभी के लिए मेरी बात को सिर्फ समझो कि भैया थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, उसके बाद जब मैं आपको थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग सिखा दूंगा, हल्की सी सिंटेक्स, तो आपको वो चीज समझ में आने लगेंगी। एल्गोरिथम और सूडो कोड के बीच में एक डिफरेंस एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है कि एल्गोरिथम और सूडो कोड में डिफरेंस क्या होता है। वो डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको बस कुछ नहीं करता, समझा देता हूँ इसको। ठीक है, एल्गोरिथम मैंने बताया था भैया स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें रेसिपी बुक जैसा होता है कुछ। ठीक है, एल्गोरिथम का ये बात है। अब सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड एक हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है, जहां पर कोड और नेचुरल लैंग्वेज मिक्स रहती हैं। जो एल्गोरिथम होता है उसके अंदर प्योरली नेचुरल लैंग्वेज होती है।
ठीक है, प्योरली नेचुरल लैंग्वेज होती है। बट कोड, सूडो कोड के अंदर हमारे पास कोड के कुछ सिंटेक्स, जो सिंटेक्स के रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो मैंने एफ बोल दिया कहीं ना कहीं, ठीक है, एफ तो भाई अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, पर कोड के अंदर इसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब सूडो कोड का एग्जांपल जब मैं दूंगा तब आपको समझ में आएगा, घबराना बिल्कुल मत। मैं थोड़ा सा आपको वेट कर रहा हूं कि आपको कोडिंग का सिंटेक्स समझ में आ जाए, उसके बाद मैं सूडो कोड के एक मस्त एग्जांपल दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ अगला पॉइंट कि भैया ये एक प्लेन लैंग्वेज होती है, नेचुरल लैंग्वेज होती है, पर सूडो कोड कोड लाइक होता है या ऑलमोस्ट कोड जैसा होता है। ठीक, ठीक है। एल्गोरिथम मैं समझा चुका हूं, सूडो कोड मैंने आपको बस उसका जो डेफिनेशन है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो दे दिया है। ये आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं पता नहीं ऊपर ऊपर से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने फिर बोल दिया कि आपको अभी सिंटेक्स की नॉलेज नहीं है। उसकी नॉलेज होने के बाद ही मैं आपको सूडो कोड का कुछ ना कुछ बोल सकता हूं। मैंने बोला अगर मैं परसेंटेज ऑपरेटर वहां डायरेक्ट लिख दूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये डबल इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और कुछ भी ये नॉट, इनका यूज कर दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप थोड़े सिंटेक्स से अवगत हो जाओ, उसके बाद मैं सूडो कोड आपको लिख के बता दूंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए कि हाँ भाई सूडो कोड, क्योंकि एल्गोरिथम तो मैंने एग्जांपल दे दिया ना, आपको समझ में आता है एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक, 2 पॉइंट समझ में आया। एक पॉइंट और है भैया, ये क्या करता है, अप्रोच पे फोकस करता है, ये प्रोग्राम पे फोकस करता है। अप्रोच पे फोकस मतलब क्या भैया, एल्गोरिथम क्या है ना, अपन कैसे करने वाले हैं इस पे फोकस करते हैं, कि हम कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे। जैसे गरबा खेलते हैं ना, अभी तो गरबा के दिन चल रहे हैं, ठीक है, नवरात्रि चल रही है, तो गरबा के लिए आपको पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ठीक है, आपको मालूम है। पर भाई जब आप डांडिया के मैदान में आ जाओगे, उसके बाद कौन सा राउंड कब मारना है, कौन सी बीट पे कौन सा ठुमका मारना है, ये एक्चुअल है, ये अब आपको करना है। तो वहां पर आपको प्रोग्रामिंग पे, अप्रोच पे, उस पे अप्रोच पे फोकस नहीं करना, अब आपको प्रोग्राम पे फोकस करना है। क्योंकि जो सूडो कोड होता है, मैंने बताया सूडो कोड कोड का ब्लूप्रिंट है। कोड जो एग्जैक्टली हम करने वाले हैं उसको जस्ट एक स्टेप पहले हमने क्या किया, हल्का सा सिंटेक्स में लिख लिया है। ठीक है, सिंटेक्स में लिख लिया तो भैया अब क्या करेगा, ये प्रोग्राम जैसा वर्क करेगा, प्रोग्राम जैसा लिखेगा। हाँ, कंपाइलर पे नहीं चला सकते आप, पर प्रोग्राम जैसा वर्क करेगा। ठीक, ठीक। लास्ट पॉइंट है भैया कि एल्गोरिथम क्या होता है, कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन देता है। क्या है, कॉन्सेप्ट बता देता है। मैंने बोला ना वही डांडिया वाला, गरबा वाला, कि आपको कॉन्सेप्ट बता देता है कि ऐसे नाचना है, ऐसे नाचना है। पर एक्चुअली में नाच में कौन सी बीट पे कौन सा ठुमका लगाना है, इसके लिए तो आपको नाचना ही पड़ेगा ना। इसके लिए तो आपको पहले कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको पता करना है कि भैया मेरा वर्क कौन से स्टेप में, मेरा लूप, मेरा इफ और एल्स, मेरी कंडीशन कौन से स्टेप पे क्या पोजीशन पे आएगी। मैंने जब आपको बताया था ना कि अभी मैंने जब आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला, वो जो इसका था, अरे यार ये अपना मल्टीप्लिकेशन वाला, ये जो सम निकालना, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि कब भाई कौन से स्टेप पे सम की वैल्यू क्या होगी। ये क्या है, ये तो प्रोग्राम हो गया ना। ठीक है, अगर मैं इसको उसके अंदर लिखता सूडो कोड के अंदर तो एफिशिएंट होता, बहुत एफिशिएंट होता। ठीक है, तो वहां पर अपना जो है इंप्लीमेंटेशन में बेस्ड रहता पूरा पूरा क्या, ब्लूप्रिंट। जो सूडो कोड है वो ब्लूप्रिंट इंप्लीमेंटेशन में बेस्ड रहता है। ठीक है, सम की वैल्यू कौन से स्टेप पे एग्जैक्टली क्या होगी, वो मैंने आपको एल्गोरिथम में कहीं भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। यहाँ पे बस ये मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि एल्गोरिथम की कौन से स्टेप पे सम की वैल्यू क्या होगी। पर इन सबका इस एल्गोरिथम से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जब सूडो कोड लिखोगे तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि सम के अंदर अगर आपकी कोई वैल्यू होगी तो वो कौन से स्टेप पे कहां पहुंचेगी, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सूडो कोड उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट है, जो इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देता है, और ये क्या पे ध्यान देता है, अप्रोच पे ध्यान देता है, और ये प्रोग्राम पे ध्यान देता है। ठीक, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट कर लोगे तो आपको थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। और बिल्कुल इस चीज से भैया ऐसे जाके नीचे कमेंट मत कर देना कि क्या भैया ये क्या पढ़ा दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया सूडो कोड। ठीक है, क्योंकि सूडो कोड इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि सूडो कोड के अंदर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी अगर मैं उनको एक पूरा 2 घंटे की वीडियो लेकर नहीं समझा देता। ठीक है, तो घबराने से ज्यादा अच्छा आप अभी फिलहाल एल्गोरिथम पर फोकस करो। ठीक है, मैं चाहूंगा तो आपको एक काम करता हूं, इस लेक्चर के इस यूनिट के लास्ट में एल्गोरिथम के बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा, 2-3 अभी 2 करवाए हैं ना, उसके बाद 2 और करवा दूंगा। 1 करवाया ना मैंने, 1-2 करवाए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाए हैं और 2-3 करवा दूंगा। फ्लो चार्ट का 1 क्वेश्चन करवाया, उसके बाद मैं और करवाने वाला हूं, और सूडो कोड के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको बस समझ में आ जाए कि सूडो कोड होता क्या। अभी तो ये क्या है ना, मैंने आपको बोला हाई लेवल डिस्क्रिप्शन, कोड लाइक स्ट्रक्चर, फोकस ऑन प्रोग्राम, 3 पॉइंट है, यही एग्जाम के अंदर थ्योरी के अंदर लिख के आने हैं। पर होता क्या है,
वो आपको बिना उस एल्गोरिदम के स्ट्रक्चर को समझे, सूडो कोड के स्ट्रक्चर को समझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रमोशन की बात कर ले, क्योंकि वीडियो जो होती है, जो आज का लेक्चर था वो यहीं खत्म होता है। उसके बाद थोड़ी सी हमारी आपसी मामले की बात है। उसमें क्या है भैया, डीएसए जो होगा मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। आज की वीडियो मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आपको मैं सूडो कोड अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। उसकी दिक्कत, उसकी सबसे बड़ी रीजन यही था कि आपको थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा कोड के बारे में उसके लिए। ठीक है, उसके लिए वेट करो मेरा थोड़ा सा कोड समझाने में। ठीक है, जावा बाय डीएसए, कोड जावा भी बताऊंगा। सचिन सर आपको C++ के अंदर जो है क्या पढ़ाने वाले हैं, डीएसए। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के बेसिक इसमें HTML, CSS और JS आता है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं आर्यन सर। कहां पर भैया, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग नाम के चैनल पे। पाइथन आपको पाटिल सर पढ़ाने वाले हैं, आदित्य पाटिल सर। ठीक है, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग में जो भी कंटेंट होगा वो आपके लिए हो जाएगा फ्री, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई भैया यार, थक तो मैं भी गया हूं। ठीक, तो इतना सुनने के बाद भी अगर आप, अरे भैया यार आज की वीडियो निकल गई, आपने वो अपना वो AKTU मैथ्स वाला प्रमोशन नहीं किया, अरे यार कैसी बात कर दी यार। चलो आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो उसका भी कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो उसको भी कर देते हैं। ठीक है, ये लो आ गया, छुपा के रखा था भैया। हाँ, तो भैया AKTU का मैथमेटिक्स का जो हमारा कोर्स है वो 499 रुपए में है। कहाँ मिलने वाला है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन नाम के ऐप के ऊपर। ये ऐप कहाँ मिलने वाला है, ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस ऐप का लिंक मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, जाके बस अगर आपको मैथ्स पढ़ने का बहुत अच्छे से मतलब वो हो रहा है, आपको लग रहा है क्रेविंग हो रही है मैथ्स समझनी मुझे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन नाम के ऐप पे जाना है। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। अब क्या करना है, हम थोड़ा सा वो जो मेरी हमेशा का डायलॉग है मेरा, कि अगर आपका सुनते सुनते दिमाग में दर्द नहीं हुआ तो मेरे गले में दर्द हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं बस कर जाता हूं, तब तक के लिए सीताराम।